अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो ताज़ा तरीन वीडियोस के अपडेट्स के लिए, उनके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जबकि ISPR के तर्जुमान ने PTI के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के उस बयानिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है, जिसमें उनका ये कहना है उस बयानिए के मुताबिक कि अमेरिका ने एक साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म किया है और उसमें मुल्क के कुछ मीर जाफ़र भी शामिल हैं। और जाहिर है जब वो मीर जाफ़र की बात करते हैं तो उनका इशारा यकीनन एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासतदानों की जानब भी होता है। अब इस बयानिए को तो मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन इस बयानिए के पीछे हकीकत क्या है वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन वक्त से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर वो लोग जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 2 या 2.5 महीने कबल एक अपनी वीडियो में एक शख्स का जिक्र किया था जिसका नाम है आरिफ मसूद नकवी, जो कि अबराज ग्रुप के ओनर थे, CEO थे। और अबराज ग्रुप जो है ये आरिफ मसूद नकवी, जो आमतौर पर आरिफ नकवी के नाम से जाने जाते हैं, ये के इलेक्ट्रिक के भी ओनर थे। थोड़ा सा इनका पस मंजर मैं आपको बता दूं कि ये जब इनका अबराज ग्रुप था तो ये UAE बेस भी था। केमन आइलैंड में भी इनकी एक कंपनी थी, उसका नाम भी अबराज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या मैनेजमेंट लिमिटेड या इस तरह का कोई इस नाम से एक ग्रुप कंपनी थी। खैर वो एक और तफसील है। लेकिन ये जिस वक्त उस कंपनी के मालिक थे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं लार्जेस्ट इक्विटी फर्म थी प्राइवेट, जिसके जो असासे थे या मालियत थी वो 14 अरब डॉलर यानी 14 बिलियन डॉलर की ये कंपनी थी। और अबराज ग्रुप के जो ओनर हैं, CEO हैं आरिफ नकवी, ये उस वक्त बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते थे। दुनिया के नामी ग्रामी लोगों के साथ इनका मिलना जुलना था, इंक्लूडिंग उस वक्त के जो साबिक सदर हैं बिल क्लिंटन की फाउंडेशन के साथ इन्होंने काम किया, और बहुत से जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। अब जाहिर है बिल गेट्स जो है वो कोई आम आदमी तो नहीं है, तो उनके साथ इनके ताल्लुकात थे। आप यूं कह लीजिए कि ये अपने दौर के एक, जिस तरह एक डबल शाह था ना पाकिस्तान में, ये आलमी सतह का एक डबल शाह था। अब इन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रॉड किए हैं 2014 से 2018, जिसमें बहुत सी अमेरिकी कंपनियों या इदारों को उन्होंने फ्रॉड के जरिए नुकसान पहुंचाया, माली नुकसान पहुंचाया। अब जब ये पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक के मामलात या के इलेक्ट्रिक को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे तो इनके खिलाफ FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की। और आपके नोटिस में है, इल्म में होगा कि साबिक जो DG FIA थे बशीर मेमन, उन्होंने अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये कहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने जिस वक्त ये DG FIA थे बशीर मेमन, उनको बुलाकर ये कहा कि आप हमारे दोस्त के पीछे पड़े हुए हैं और आपको पाकिस्तान में कोई नजर नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी आपके, मुझे नहीं मालूम कि आपके दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान दिया है, हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी खजाने को। खैर वजीर आजम ने, उस वक्त के वजीर आजम ने उनसे कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई बंद करें। अब ये जो आरिफ नकवी हैं, ये जो हमारा जो फॉरेन फंडिंग का, हमारा नहीं PTI का जो फॉरेन फंडिंग का जो केस है, ये केस जब इलेक्शन कमीशन में सुना जा रहा था तो इस दौरान जब इंकशाफात हुए तो पता ये चला कि वूटन क्रिकेट क्लब है, जो कि दुबई बेस्ड एक क्रिकेट क्लब है, यानी एक कंपनी है इस नाम से। तो इस नाम से $2 मिलियन जो है वो फंड जो है वो फंडिंग की गई इस कंपनी या इस क्लब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है या हुकूमत पाकिस्तान के इलेक्शन से मुताल्लिक जो कवानीन है वो ये मना करते हैं कोई भी कंपनी जो है वो या गैर मुल्की किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स नहीं दे सकती या दे सकता। अब ये है तो पाकिस्तानी, लेकिन ये इनकी कंपनी जो है वो फंडिंग नहीं कर सकती थी। खैर ये तो इलेक्शन कमीशन जब इस केस का फैसला करेगा तो बात सामने आएगी। अब हुआ ये
हुआ ये कि अप्रैल 2019 में ये आरिफ नकवी नामी शख्स पाकिस्तान से फ्लाई करता है और लंदन जाता है। अब इसके दायमी वारंट एक लिहाज से जिसके खिलाफ केस चल रहा था अमेरिका की अदालतों में, और वहाँ पे जब ये लंदन के एयरपोर्ट हीथ्रो पे जब ये शख्स आरिफ नकवी लैंड करता है तो वहाँ पर इसको ब्रिटिश अथॉरिटीज जो हैं वो हुकाम गिरफ्तार कर लेते हैं, हिरासत में ले लेते हैं। अब ये वहाँ का कानून है, बरतानिया का, अमेरिका का, दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये कानून है कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं किसी भी इल्जाम में तो आप उस शख्स से 2 अफराद के टेलीफोन नंबर मांगते हैं कि किन को मुतला किया जाए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। वो कोई भी 2 अफराद हो सकते हैं, आपकी स्पाउस यानी आपकी अहलिया हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी 2 अफराद, और उनमें आपके वकला भी हो सकते हैं। तो मौसूफ ने आरिफ नकवी ने उस वक्त जिन 2 अफराद के नाम और टेलीफोन नंबर दिए उनमें सर-ए-फहरिस्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और दूसरे नंबर पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का नाम और नंबर दिए गए वहां की हुकाम को जिन्होंने आरिफ नकवी को गिरफ्तार किया था। ये चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं बरतानिया के अखबारात में। उस वक्त ना तो लातल्की का इजहार किया गया आरिफ नकवी से, और कुछ जरा ये भी बताते हैं कि अगर आरिफ नकवी गिरफ्तार ना होते तो उन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ी पोजीशन दी जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद अब अमेरिका ने उनकी हवालगी यानी एक्स्ट्राडिशन की दरख्वास्त दी बरतानिया को। ये उसके खिलाफ अपील में चले गए जो कि मुकदमा अभी तक जेर समात है। आज कल 1 महीने बाद जब भी हो बिलाखिर उनको अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। इस अपील में आरिफ नकवी के वकला का ये मौक़िफ़ था कि अमेरिका के जेलों की जो सूरत हाल है वो इतनी बेहतर नहीं है, वहाँ पर बड़े गैर इंसानी सलूक किया जाएगा, इससे इनके लिए तो इनको अमेरिका के हवाले ना किया जाए। बाद अज़ां एक अदालत ने आरिफ नकवी की यानी बरतानिया की अदालत ने आरिफ नकवी को जमानत पर रिहा कर दिया। अब वो बरतानिया में मुकीम है लेकिन वो बरतानिया से कहीं आ जा नहीं सकते। जाहिर है उनका जो पासपोर्ट है, चाहे वो जिस भी मुल्क का पासपोर्ट है, पाकिस्तानी है या कोई और पासपोर्ट है, वो बरतानिया की हुकूमत के पास है और अब तक वो बरतानिया में उस मुकदमे का सामना कर रहे हैं जिस मुकदमे के तहत उनको बरतानिया से अमेरिका के हवाले किया जाना है। अब इससे यह भी कहा जा रहा है कि उनसे एक डायरी या कोई लैपटॉप या कोई ऐसी चीज बरामद हुई जिसमें उन तमाम चीजों का जिक्र है, तफसील दर्ज है, जो उन्होंने फंडिंग ली और जहां जहां उन्होंने री इन्वेस्ट की या किसी को डोनेशंस दी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान फाउंडेशन, शौकत खानम और ये इनके नाम शामिल हैं कि कितनी ज्यादा फंडिंग हुई। एक उनका इस दौरान जो है वो बयान हल्फी जिसे हम कहते हैं वो भी सामने आया, एफिडेविट सामने आया जिसमें उन्होंने इकरार किया कि हाँ उन्होंने वुटन क्रिकेट क्लब के अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 लाख डॉलर जो है वो अदा किए थे और ये तमाम के तमाम जो है जायज़ तरीके से ये फंड रेजिंग की गई थी और जायज़ तरीके से तहरीक इंसाफ को दिए गए। अब ये वहां के कवानीन की तो खिलाफ वर्जी ऑब्वियसली नहीं हुई लेकिन पाकिस्तानी कवानीन की तो खिलाफ वर्जी हुई है। अब साथ ही साथ मैं इसको बड़ा मुख्तसरन समअप कर रहा हूं क्योंकि मैं काफी अरसे से इस केस को फॉलो कर रहा था और कर रहा हूं। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका में इनके खिलाफ बाकायदा समात जारी है और अमेरिका की अदालतें इस बात का इंतजार कर रही हैं कि किस दिन इनको वहां पर हवाले किया जाए और वहां पर कुछ कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि अगर ये अमेरिका में चले गए तो अमरीकी कवानीन के मुताबिक जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फ्रॉड से मुतल्लिक हैं इनको 200 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। याद रहे कि इस केस में काफी ज्यादा अप्रूवर्स भी सामने आए हैं जिनको हम पाकिस्तान में वादा माफ गवाह या सुल्तानी गवाह कहते हैं। वो लोग जो अपनी स्किन अपनी जान बचाने के लिए इनके खिलाफ गवाही देने पर तैयार हो जाएंगे कि ये सब कुछ उन्होंने इनकी इमाम पर किया, क्योंकि तकरीबन कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर्स के फ्रॉड का ये मामला है। आपके इल्म में होगा कि 6 बिलियन डॉलर्स के लिए 3 साल में 6 बिलियन डॉलर हासिल करने के लिए, 6 अरब डॉलर हासिल करने के लिए हमने पाकिस्तान
की दाखिली सलामती और मईशत जो है वो IMF के यहाँ गिरवी रख दी थी। उसी का खुमियाजा जो है हम भुगत रहे हैं। अब मुमकिन है मेरी बातों में कोई उस तरह से तसलसल ना हो, क्रोनोलॉजी उस तरह की ना हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड बता दूं। अब क्या है, होने ये जा रहा है कि इमरान खान की जो कुछ फाउंडेशंस हैं, एक तो इमरान खान फाउंडेशन है, दूसरी अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, इन्होंने वहां पर जो टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल नहीं की और अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने वहां से डोनेशन हासिल की अमेरिका से, जो कि गैर कानूनी करार दी गई हैं और उनको उनकी टैक्स रिटर्न्स ना फाइल करने पर उनका जो स्टेटस होता है वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को उसको सस्पेंड या मुअत्तल किया हुआ है। अब इमरान खान को ये पता है कि जब भी, क्योंकि अमेरिका की अदालतें जो हैं वो किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं करती, वहां पर तहकीकात आज़ादाना होती है, खास तौर पर जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनको अमेरिका में कतई तौर पर माफ नहीं किया जाता। वहां की इंटरनल रेवेन्यू सर्विस जो है वो उससे अमरीकी सदर भी उसकी भी जान जाती है। तो वहां पर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होती, जो कुछ भी होता है वो कानून के मुताबिक, वहां के जो आइन और कानून है उसके मुताबिक होता है, चाहे वो शख्स कितना ही बाअसर क्यों ना हो। अब इन्हें पता है कि जनाब अमेरिका में ये सारे मामला सामने आएंगे और एक न एक दिन अमेरिकन अखबारात लिखेंगे कि जनाब आरिफ नकवी किन किन लोगों से पैसा हथियाता था और आगे कहां का री इन्वेस्ट करता था अपने जाती मुफादात के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक में उसने इन्वेस्टमेंट की, फिर बाद उसमें बहुत सारी माली बेज़ाब्तियां बेकायदगियां सामने आई जिस पर FIA हरकत में आई, FIA को रोक दिया गया। अब ये सारे मामला जो हैं ये खुलेंगे और आप यकीन कीजिए कि जब ये मामला आरिफ नकवी का सामने आएगा तो इसमें जाहिर बात है तहरीक इंसाफ, शौकत खानम, इमरान खान फाउंडेशन, ये जो अभी मैंने नाम लिया अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और नमल और पता नहीं क्या कौन कौन से इदारों का नाम आएगा। तो जाहिर इन सारे इदारों में कौन है, इनमें इमरान खान है, इमरान खान के खानदान के लोग इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में। तो अब उन्हें नजर आया है, लिहाजा उन्होंने ये बयानिया बनाने की कोशिश की कि अमेरिका उनके खिलाफ साजिश कर रहा है ताकि मुस्तकबिल में उनकी हुकूमत चली भी जाती है तो वो ये कह सके कि देखा मैंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की जसारत या हिम्मत या जुर्रत दिखाई, मुझे उसकी सजा दी जा रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अगर पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली चाहते तो मुमकिन है 1 साल पहले ये अमल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की ज्यादती की हो एज ए कंट्री। और ये रूस का दौरा तो अभी फरवरी के 24 तारीख को उन्होंने किया था, उससे पहले ये सारे मामला जो हैं वो बरतानिया की अदालतों में जेर अल्तवा या जेर समात है। अब एक और चीज है, यही नहीं, UAE में इनका बहुत बड़ा कारोबार था जिस तरह मैंने बताया। अब 22 या 23 जनवरी इसी साल की 22 या 23 जनवरी को वहां पे दुबई की एक अथॉरिटी है, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी, उसको कहते हैं DFSA। ये एक रेगुलेटर है, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ अथॉरिटीज हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया और डिसीजन क्या था, फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज की बुनियाद पर ये अबराज ग्रुप के CEO आरिफ मसूद नकवी पर ये जुर्माना आयद किया गया। जरा जुर्माने की अमाउंट देखिएगा, 497.8 अरब दिरहम। ये तकरीबन आप यूं समझ लीजिए कि $500 बिलियन दिरहम बनता है। और इसी तरह इनके एक और साथी थे जिनका नाम है वकार सिद्दीक, उन पर 4.22 मिलियन, यानी तकरीबन आप समझ लें 42 लाख और 42,20,000 दिरहम उन पर जुर्माना किया गया। लेकिन जो जुर्माना आरिफ नकवी पर किया गया वो तकरीबन, अब जिस तरह मैंने बताया है कि $500 बिलियन दिरहम, अब उसको आज की उससे पाकिस्तानी उससे ज़रब दें तो 49 रुपए का एक दिरहम है। तो ये आप ज़रब देख लें कि कितने अरब रुपए पाकिस्तानी ये अमाउंट बनती है जो कि जुर्माना किया गया। इसके साथ ही साथ उनके तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, उनकी कंपनियों को जो है वो बंद करने का हुक्म दिया गया और साथ ही साथ इन एब्सेंशिया
इन एब्सेंशिया यूएई की एक अदालत ने, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात की एक अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई है। और यह भी दरख्वास्त की है बरतानिया से कि अगर वो अमेरिका के हवाले नहीं भी करते तो आरिफ नकवी को यूएई के सुपुर्द कर दें या हवाले कर दें, जहां पर उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, हालांकि वो उस कैद के खिलाफ अपील का हक महफूज रखते हैं। तो ये वो सारे मामलात हैं कि देखें कि किस तरह ये ताने बाने कहां से शुरू हुए कि इलेक्ट्रिक से बशीर मेमन और से जो इख्तलाफात पैदा हुए वज़ीर आज़म के, और फिर बशीर मेमन के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। मैं सियासी मामलात की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वक्त फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज़ की गई हैं या फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है पीटीआई की, किस तरह उन्होंने गैर कानूनी फंडिंग हासिल की पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में। अब पाकिस्तान में तो आप अपनी स्किन, अपने वजारत उज़्मा के दौरान आप अपनी स्किन सेव कर सकते हैं, लेकिन आप बरतानिया या अमेरिका की जो अदालती निज़ाम है उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। वहाँ कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसले होते रहे हैं और होंगे। लिहाजा ये बयानिया वो है जिस बयानिया को आज एक और पैराए में ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 2 टोक खुले अंदाज में मुस्तरद करते हुए इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन के लिए मजीद कठिन से कठिन तर, मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जाएंगे। फिर आप ये भी देखिएगा कि वही पीटीआई जिसका शिराजा इकट्ठा किया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता किस तरह उसका शिराजा बिगड़ता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।